जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। सुबह के करीब 6 बजे थे। न्यूज़ चैनल्स के दफ्तर में अखबार की प्रतियां खंगाली ही जा रही थीं। सुबह के बुलेटिन की तैयारी चल रही थी। तभी एक लाइन का न्यूज़ फ्लैश आता है, सेंटर बैन्स पीएफआई एंड 8 एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर 5 ईयर्स। मतलब केंद्र सरकार ने पीएफआई के साथ 8 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया और ये बन जाती है दिन की सबसे बड़ी खबर। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। दिन की बड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्रित है पीएफआई पर लगे बैन पर। पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। सीएए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा हो या फिर हाथरस का मामला या फिर दिल्ली दंगे, देश में कोई भी विवाद हो, कोई भी फसाद हो, नाम पीएफआई का जरूर चला आता था। लंबे वक्त से पीएफआई पर बैन की मांग भी उठ रही थी अलग अलग हलकों से। एक दफे झारखंड की सरकार ने बैन लगाया था तो हाईकोर्ट से राहत मिल गई संगठन को, मगर इस बार रडार एनआईए का था। 22 सितंबर को ईडी और एनआईए और राज्यों की पुलिस ने देश भर से 106 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। 4 दिन की खामोशी रही, पूछताछ होती रही। फिर आती है 27 सितंबर की तारीख। राजस्थान में सियासी हलचल मची हुई थी। लोगों का ध्यान इस खबर पर थोड़ा कम गया, मगर उस दिन मेगा ऑपरेशन हुआ। देश भर से 247 लोगों को हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तार भी किया गया, जिनके संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीएफआई से जुड़े थे। इन दोनों कार्रवाइयों के दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई थी। यानी अब तक पटकथा लिखी जा चुकी थी। पीएफआई के चेयरमैन तक को हिरासत में ले लिया गया था और लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा। 29 सितंबर की सुबह पीएफआई के ताबूत में कील बन के आई। पीएफआई को गृह मंत्रालय ने उन 42 बैंड संगठनों की सूची में डाल दिया जिन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 35 के तहत कार्रवाई होती है। पीएफआई के साथ जिन संगठनों को बैन किया गया है, जो कि 8 हैं, पहले उनका नाम आप जान लीजिए। रिहैब इंडिया फाउंडेशन RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, रिहैब फाउंडेशन, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन। ये 8 संगठन थे। बैन के लिए गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें पीएफआई और सहयोगी संगठनों के लिए अनलॉफुल एसोसिएशन शब्द का इस्तेमाल किया गया और गतिविधियों और भूमिकाओं पर गंभीर टिप्पणियां भी की गई। लिखा गया, पीएफआई ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं की स्थापना की है। इसका उद्देश्य पीएफआई की सदस्यता, प्रभाव और फंड्स जुटाने की क्षमता को बढ़ाना है। पीएफआई एक हब की तरफ काम करता है। वो सहयोगी संगठनों की जनता के बीच पहुंच और फंड जुटाने की क्षमता का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करता है। ये संगठन जड़ और शिराओं की तरह भी कार्य करते हैं। इनके माध्यम से पीएफआई को पैसा और शक्ति मिलती है। पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं सार्वजनिक तौर पर एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये गुप्त एजेंडे के तहत समाज के वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं, जो देश भर के संवैधानिक प्राधिकार और ढांचे के प्रति घोर अनादर भी दिखाते हैं। ये संगठन कानून विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ है, जिससे शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को बढ़ावा मिलने की आशंका है। सरकार की तरफ से तैयार डॉजियर में आतंकी संगठन सिमी से संबंध होने की भी बात लिखी गई। पीएफआई के ISIS के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के कई उदाहरण हैं, ऐसा भी लिखा गया। वो और इसके सहयोगी संगठन चोरी छिपे देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय के कट्टर पंथ को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि इसके कुछ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़ चुके हैं। इन वजहों को आधार बनाकर सरकार ने साफ कर दिया कि पीएफआई के खिलाफ यूएपीए के तहत एक्शन लेना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने कई हिंसक घटनाओं का उल्लेख किया है। पीड़ित लोगों की तस्वीरें भी जारी करते हुए लिखा गया, विभिन्न मामलों में जांच से साफ हुआ है कि पीएफआई और इसके काडर बार बार हिंसक और विध्वंसक कार्रवाइयों में संलिप्त रहे। इनमें एक प्रोफेसर का हाथ काटना, दूसरे धर्मों का पालन करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों की निर्मम हत्या करना, प्रमुख जगहों और लोगों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक प्राप्त करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल है। नवंबर 2021 में केरल में हुई संजीव की हत्या, 2019 तमिलनाडु में वी रामलिंगम, 2021 केरल में नंदू, 2018 में केरल के अभिमन्यु की हत्या,
2017 में केरल के बिबिन की हत्या, कर्नाटक में 2017 का शरद की हत्या का मामला, 2016 में आर रुद्रेश की हत्या का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। इन हत्याओं पर गृह मंत्रालय ने साफ लिखा है कि ये हत्याएं और आपराधिक कृत्य सार्वजनिक शांति को भंग करने और लोगों के मन में आतंक का भय पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ की गई थी। पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआईएस में शामिल हुए हैं। उन्होंने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों में भाग भी लिया है। ये भी सरकार की तरफ से ही बताया गया। इसके बाद सरकार ने कहा कि अगर पीएफआई पर तत्काल रोक या नियंत्रण नहीं लगाया गया तो ये संगठन और इसके सहयोगी इस मौके का इस्तेमाल अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने में करेंगे, जिससे लोक व्यवस्था भंग होगी और राष्ट्र का संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा। इन सभी कारणों का हवाला देते हुए आखिर में गृहमंत्री अमित शाह के मंत्रालय के नोटिफिकेशन में लिखा गया, पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को तत्काल प्रभाव से अवैध गठजोड़ घोषित करना आवश्यक है। लिहाजा सरकार ये निर्देश देती है कि अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी। इसी घोषणा के साथ पीएफआई पर देश में 5 साल का बैन लग गया। इससे पहले सरकार आयकर अधिनियम के तहत पीएफआई के खातों को भी सीज कर चुकी है। जब भी कोई व्यक्ति जो पीएफआई या उससे जुड़े संगठनों का सदस्य रहता है तो उससे गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। इन संगठनों की सदस्यता में शामिल होना भी अपराध माना जाएगा। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, पीएफआई ने 1 घंटे बाद संगठन को भंग करने का स्टेटमेंट जारी किया। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी ए अब्दुल सत्तार ने बयान जारी करके कहा, पीएफआई पिछले 3 दशकों से समाज के वंचितों, दलितों और हाशिए पर पड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। लेकिन हमारे देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में संगठन गृह मंत्रालय के निर्णय को स्वीकार करता है। ये अपने सभी पूर्व सदस्यों और आम जनता को भी सूचित करता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अधिसूचना के प्रकाशन के बाद से अपनी गतिविधियां बंद कर दें। पीएफआई ने एक तरह से फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन केरल में सक्रिय पीएफआई के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने इसे बीजेपी सरकार की तानाशाही बताया। यह हम साफ कर देते हैं कि एसडीपीआई पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास नहीं है। ये काम चुनाव आयोग का है। सरकार के फैसले और पीएफआई के पक्ष से इतर इस फैसले पर अभी राजनीति होनी बाकी थी। सो पहले बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आप बारी बारी से सुन लीजिए। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल ही कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। एक सक्षम सरकार देश में है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां इतनी सक्षम है कि पूरे देश में कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था सारी ठीक रहेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं। वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? यहाँ गौर करने वाली बात है कि बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध कांग्रेस भी नहीं कर रही है। सवाल दूसरे हैं, मगर सीधे तौर पर पीएफआई के प्रतिबंध पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। बीते दिनों राहुल गांधी ने भी कहा था कि किसी भी तरह की रैडिकल एक्टिविटी पर जीरो टॉलरेंस होनी ही चाहिए। केरल में 2002 में हुई 8 हिंदुओं की हत्या के बाद तत्कालीन ए.के. एंटनी सरकार ने भी पीएफआई को सिमी का बदला हुआ स्वरूप करार दिया था। मतलब यही कि सरकार का ये ऐसा फैसला था जिसे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी खारिज नहीं कर पाया। मगर एक दिलचस्प बयान लगातार 12वीं बार आरजेडी अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव का आया, सुन लीजिए। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और
आरएसएस को बैंड पहले भी दिया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएफआई की तुलना बीजेपी के मातृ संगठन आरएसएस से करते हुए उस पर भी बैन की मांग की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी 3 बार प्रतिबंध झेल चुका है। पहली दफा गांधी जी की हत्या के बाद गृहमंत्री सरदार पटेल ने 1948 में बैन लगाया था। 4 फरवरी 1948 को सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाया। 11 जुलाई 1949 को सशर्त प्रतिबंध हटाया। दूसरी बार 1975 में इमरजेंसी के वक्त बैन लगा, इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी की सरकार आई तो बैन हटा भी। तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के वक्त लगा था। इसके बाद एक बार फिर पुलिस इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में भी सीधे तौर पर आरएसएस के खिलाफ कुछ नहीं निकला। 4 जून 1993 को सरकार ने आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा लिया था। लालू प्रसाद यादव के अलावा कुछ और नेताओं ने भी आरएसएस पर बैन की मांग की, तो जवाब आरएसएस की तरफ से भी आया, सुनिए। संघ किसी तरह की हिंसात्मक गतिविधि में नहीं है। समय समय पर यह सिद्ध होता रहा है, संघ देश प्रेम, समाज सेवा, पर्यावरण समर्थक, विषमता विरुद्ध समरसता का आंदोलन है। वह गरीब दुखी पीड़ित को मदद का आंदोलन है। जब भी कभी देश के अंदर किसी भी तरह की दुर्घटना और आफत आता है तो संघ जाति, दल और पंथ से ऊपर उठकर सबकी मदद करने का काम करता है। इसलिए वामपंथी दलों का यह प्रलाप इस बात का सबूत है कि वह देश के अंदर किसी न किसी तरह से संघ की आड़ लेकर हिंसा का और देश विघातक शक्तियों का समर्थन करने की और बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो घोर निंदनीय है, अशोभनीय है, असंवैधानिक है। आरएसएस ने खुद पर बैन की बात करने वालों को संविधान के खिलाफ बता दिया। लगभग हर तरफ से पीएफआई बैन पर प्रतिक्रिया आ चुकी थी। एक व्यक्ति लोगों की विशेष नज़र का पात्र था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वो क्या कहते हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी बयान दोपहर तक आ ही गया। वो इकलौते नेता हैं जिन्होंने सीधे पीएफआई पर बैन को गलत बताया, सुनिए। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रेकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज है। ओवैसी ने अपने बयान में पहले डिस्क्लेमर जोड़ दिया। पीएफआई की गतिविधियों से नाइत्तेफाकी दिखाई, मगर बैन का सीधे तौर पर उन्होंने विरोध भी कर दिया, मगर दूसरी कोई भी राजनीतिक पार्टियां विरोध नहीं कर पाई। बहुत ही कम नंबर है जिन्होंने ऐतराज जताया है ओवैसी की तरह। एक बात अब सरकार के सामने जो बड़ी चुनौती की तरह है, बैन लग चुका है, पीएफआई के खिलाफ लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके खिलाफ कई मामले हैं। अब सरकार को न्यायालय में भी इस बात को साबित करना होगा कि जितने इल्ज़ाम पीएफआई पे लगे हुए हैं, जितने केसेस चल रहे हैं, उनमें भी कार्रवाई आगे बढ़े और अगर वो दोषी हैं तो सख्त से सख्त सज़ा हो। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी का संबंध है भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष से, माने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आज शाम यह ऐलान हो गया कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड भारत के नए सीडीएस होंगे। दर्शक जानते ही हैं कि 8 दिसंबर 2021 को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। तब से सीडीएस का पद खाली ही था। 9.5 महीने बाद सरकार उनका उत्तराधिकारी चुन पाई है। दर्शक जानते ही हैं कि सीडीएस पद पर तैनात अधिकारी के पास कई जिम्मेदारियां होती हैं। वो रक्षा मंत्रालय में सैन्य कार्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए के सचिव होते हैं। साथ में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं, जिसमें तीनों सर्विसेज के प्रमुख बैठते हैं। इसके अलावा वो सेना से जुड़े मामलों में भारत सरकार के सलाहकार की भूमिका में भी रहते हैं। तो बहुत सारा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जनरल बिपिन रावत द्वारा शुरू किए गए सैन्य सुधार, जैसे कि थिएटराइजेशन को आगे बढ़ाना।
इसके तहत तीनों सेनाओं को मिलाकर अलग अलग इलाकों के हिसाब से सैन्य इकाइयां बनाई जाने वाली हैं। एक तरह से रीऑर्गेनाइजेशन है फोर्स का। जनरल रावत के समय में ही थिएटराइजेशन का काम काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि सर्विसेज की काफ़ी सारी चिंताएं थी कि जो बताया गया है वो कैसे होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और उनके निधन के बाद से काम लगभग ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। यही काम जनरल चौहान को आगे बढ़ाना है। दूसरी सुर्खी का संबंध है कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से। नामांकन की आखिरी तारीख है 30 सितंबर और ठेठ भारतीय परंपरा का ख्याल रखते हुए जैसे जैसे डेडलाइन सामने आ रही है, पास आ रही है, नए नाम भी सामने आ रहे हैं। अशोक गहलोत की उम्मीदवारी को लेकर जो भूचाल आया है उसकी जानकारी लगातार 2 दिनों से हम आपको दे ही रहे थे। ये भी बता चुके हैं कि शशि थरूर के अलावा पवन बंसल ने नामांकन फॉर्म लिया है। लेकिन बंसल से जब सवाल किया गया कि उन्होंने फॉर्म किसके लिए लिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद के लिए नहीं लिया है। किसके लिए लिया है? दिग्विजय सिंह और अंबिका सोनी के नाम की चर्चा चली, लेकिन सोनी ने 27 सितंबर को ही कह दिया था कि वो अध्यक्षी का चुनाव नहीं लड़ेंगी। एक और नेता कमलनाथ की ओर से भी यही संकेत आया कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। तो क्या दिग्विजय सिंह अध्यक्षी का चुनाव लड़ेंगे? सूत्र इस सवाल का जवाब दे रहे हैं हाँ में। खबर है कि दिग्विजय सिंह दिल्ली आकर 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। 1993 में अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे। साल 2000 में छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तब भी दिग्विजय सिंह की सरकार चल रही थी। 2 कार्यकाल पूरे कर चुके दिग्विजय सिंह 2003 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त थे। और जब पत्रकारों ने चुनावों को लेकर सवाल किया था तो दिग्विजय ने कह दिया था कि अगर कांग्रेस हार गई तो 10 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे। नतीजे आए, भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की और वादे के मुताबिक दिग्विजय सिंह 10 साल चुनाव नहीं लड़े विधानसभा का। लेकिन दिग्विजय सिंह सक्रिय रहे। 2011 में वो कांग्रेस महासचिव थे और यूपी प्रभारी भी। जब भट्टा परसौल प्रकरण में कांग्रेस ने धरना दिया था तब राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस आंदोलन का हिस्सा थे, कोर टीम में नजर आते थे। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा और 2018 में दिग्विजय ने 192 दिन पैदल चलकर नर्मदा परिक्रमा की। 2018 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई तब मुख्यमंत्री दिग्विजय की जगह बनाया गया कमलनाथ को। 2019 में जाकर दिग्विजय ने फिर से चुनाव लड़ा, इस बार लोकसभा का, और वो भी भोपाल से, जहां भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था। दिग्विजय ये चुनाव भी नहीं जीत पाए। अब वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। रही बात अशोक गहलोत की, तो वो नामांकन कब करेंगे ये जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है। लेकिन जैसा कि हमने 27 सितंबर को आपसे कहा था, उनके लिए दरवाजे खुले ही बताए जा रहे हैं। तीसरी सुर्खी आई है हिमाचल से। जी हाँ, गुजरात के साथ हिमाचल में भी साल के अंत में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस को एक और निराशा हाथ लगी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन आज भाजपा में शामिल हो गए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाजपा में उनका स्वागत किया। हर्ष महाजन ने कहा कि वो 45 साल से कांग्रेस में थे, लेकिन अब कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। चलते 2 छोटे अपडेट्स और देते चले। आज घोषणा हो गई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। कोविड काल में इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब ये योजना गुजरात और हिमाचल चुनाव तक चलेगी। आज ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 4% तक और बढ़ा दिया है। चलते हम अपनी एक भूल को सुधारना चाहते हैं। 27 सितंबर को दी ललन टॉप शो में हमने आपको यूपी के औरैया में एक दलित लड़के की स्कूल टीचर द्वारा पिटाई के बाद मौत के बारे में बताया था। हमने पीड़ित का नाम आपको बताया था निखिल धोरे, जबकि सही नाम था निखित धोरे। इसी के साथ आज का दी ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ लेते हैं विदा। देखते रहिए दी ललन टॉप। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।